हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इंतज़ार है हमारी कहानी औलाद के अगले भाग का। तो आइए साथियों, मैं नीरू बाला आपको लिए चलती हूँ कहानी के दूसरे और अंतिम भाग की ओर। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन साथियों को बता दूं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं कि कहानी के पहले भाग को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल NS एजुकेशन होम नीरू बाला को सर्च करें। शर्मा जी तो अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाते, परंतु सुनीता जी के लिए परिस्थितियां विकट होती जा रही थी। साथियों, कहा जाता है चिंता अनेक बीमारियों की जननी है, और इसी चिंता ने सुनीता जी को अपने पाश में जकड़ लिया था। औलाद के मोह ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि फूलों की मानिंद महकने वाली उनकी बगिया आज पतझड़ के मौसम की भांति वीरान नजर आने लगी थी। सुनीता जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही जा रहा था। शर्मा जी ने उनकी खातिर कई बार मनीषा को समझाने का प्रयास किया, परंतु परिणाम शून्य ही रहा। उन्होंने बेटे को भी उसकी मां की बिगड़ती हालत का वास्ता दिया, मगर पत्नी की इच्छा के विपरीत जाना उसके वश से बाहर था। शर्मा जी ने थक हार कर सब ईश्वर पर छोड़ दिया। आज सुनीता जी का जन्मदिन था। उनको सुबह से ही आशा थी कि आज उनका बेटा बहू उनसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे, मगर दिन ढलते ढलते उनकी आशा की किरण निराशा में बदलती चली गई। शर्मा जी ने उन्हें खुश रखने की भरसक कोशिश की, परंतु वह तो औलाद के मोह के वशीभूत अपने आप को ही कसूरवार मानती थी। रात को शर्मा जी धर्मपत्नी को लेकर शहर के बड़े रेस्तरां में गए। वहां पर उनकी पसंद का भोजन मंगवाया। खाना खाकर जब दंपति घर लौटे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, और लेटते ही उन्हें गहरी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। रात्रि के तीसरे पहर में सुनीता जी की नींद अचानक से तब टूटी जब उन्हें सन्नी के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उनका हृदय गुस्से से भर उठा। यद्यपि आज से पूर्व सन्नी ने कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था। सन्नी की लगातार बढ़ती व्यग्रता से परेशान सुनीता जी ने शर्मा जी को झकझोर कर जब उठाया तो वो भी घबरा उठे। वो उठकर बगीचे की तरफ लपके तो अनायास ही घर के भारी भाग से अंदर कमरे में आती रोशनी ने उन्हें किसी अनहोनी के प्रति सजग कर दिया। शर्मा जी ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ प्रतिबिंब दिखाई दिए। तब तक सुनीता जी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। शर्मा जी ने बरामदे में रखा एक मजबूत डंडा हाथ में लिया, और जैसे ही उस कमरे की ओर बढ़े तो घर में शोर से आशंकित होकर दो साए बाहर की ओर भागे। शर्मा जी ने एक जोरदार प्रहार पहले साए पर किया तो पीछे वाले चोर ने जोर से धक्का देकर शर्मा जी को गिरा दिया। इतने में सुनीता जी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, और वो भागती भागती जब वो एक कुर्सी से टकराई तो उन्होंने वही कुर्सी उठाकर चोर के सिर पर दे मारी। तब तक सन्नी भी भागकर घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। फिर क्या था, आक्रामक रूप से सन्नी ने मोर्चा संभाल लिया और अपने नुकीले दांतों से चोर पर हमला कर दिया। अपने साथी पर हुए इस प्रहार से बौखलाए दूसरे शातिर चोर ने चाकू से सन्नी पर वार किया। सन्नी के पेट में गहरा घाव हो गया, परंतु शेरदिल सन्नी घबराया नहीं। उसने छलांग लगाकर उस चोर के मुंह को नोच डाला। दोनों ही बदमाश बुरी तरह से घायल हो चुके थे। हिम्मत जुटाते हुए एक चोर ने फिर से सन्नी पर चाकू से जोरदार हमला किया, जिसमें सन्नी की एक टांग कट कर लटक गई। मगर सन्नी ने हिम्मत न हारी और एक एक कर ऊंची छलांग लगाते हुए उन चोरों की गर्दन पर बारी बारी अपने दांत गड़ा दिए। दोनों सन्नी के इस आक्रमण से बुरी तरह लहूलुहान हो गए। तब शर्मा दंपति भी सजग हो चुके थे और उन्होंने बदमाशों को कमरे में ही बंदी बना दिया।
तब तक सुनीता जी ने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया और शर्मा जी की सूचना पर पुलिस ने आकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सुनीता जी ने सन्नी को गोद में भर लिया। सन्नी का काफ़ी खून बह चुका था। शर्मा जी ने फ़ौरन सन्नी का इलाज शुरू किया, परंतु कटी टांग को जोड़ने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत थी। शर्मा जी ने फ़ौरन पशु चिकित्सालय से संपर्क किया और उनके पहुंचने से पहले ही सन्नी के ऑपरेशन की सारी तैयारियां कर ली गई थी। सन्नी को ठीक होकर घर आने में 2 महीने लगे। सुनीता जी ने दिन रात एक करके सन्नी की सेवा की, अपनी औलाद से बढ़कर सेवा की। और आज जब सन्नी घर वापस लौटा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैं तो यूं ही उस इंसान के पीछे भाग रही थी जो मेरा कभी था ही नहीं। मेरी औलाद तो मेरी गोद में है, जिससे कोई संबंध ना होकर भी औलाद का फ़र्ज़ निभाया है। उन्होंने आरती का थाल सजाकर सन्नी का स्वागत किया। इस घटना के पश्चात सुनीता जी के घर के दरवाजे सभी जानवरों के लिए खुल गए। वो सुबह सवेरे उठकर रोटियां बनाती और फिर शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भूखे बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने निकल पड़ती। अब वो औलाद की बेरुखी की शिकार, अवसादग्रस्त, लाचार, प्रौढ़ा महिला नहीं थी, अपितु बेजुबान निरीह जानवरों के प्रेम से परिपूर्ण एक खुश मिजाज महिला थी और उन पर अपार सुनेल उठाती, जो सुनीता जी को देखते ही उनके पैरों में लोट लोट कर अपनी कृतज्ञता का इजहार करते। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यकीनन यह कहानी आपको ज़िंदगी के एक नए पहलू से रूबरू कराएगी। दोस्तों, बहुत जल्द मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।